स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा। मेडिवल हिस्ट्री का आज हम लेक्चर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक राम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। 5000 फी है, ये ऑप्शनल की फी है। इसमें नोट्स आपको सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही में 1000 रुपीज में आपको यूपीएससी की टेस्ट सीरीज मिलती है। करंट अफेयर्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही में यूपीएससी के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करेंगे? नोट्स के लिए। क्लासेस खत्म होने के बाद ये क्लास आपकी 3 बजे स्टार्ट होगी। 4 PM पर आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। कल का हमारा लेक्चर 2 का टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया था इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म का किस प्रकार से उदय हुआ, क्या क्या सिचुएशंस रही। आज हम मध्यकालीन भारत में को जो डिवाइड किया जाता है वो पूर्व मध्यकाल में डिवाइड किया जाता है, जिसका टाइम पीरियड 750 से 1200 AD तक माना जाता है। फिर आता है सल्तनत काल, इसमें कुछ राजाओं की बात करेंगे जो कि है 1206 से 1526 AD तक। फिर है मुगल काल, जिसमें 1526 से 1707 AD तक है। और फिर है उत्तर मुगल काल, जिसका टाइम पीरियड होता है 1707 से 1757 तक। ये जो लेक्चर्स है हमारे, वो लगभग 20 to 25 लेक्चर्स के अंदर जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग प्रीमियर वीडियो जाएगा जो भारत पर अरबों का आक्रमण है, वो अप्रॉक्स 25 मिनट्स के आसपास होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो 7 PM पर हम एक और क्लास ले लेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो ये जो है ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब इनको लेने से होगा क्या कि अब जो नेक्स्ट होगा हमारा, कल से हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर पाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा लेक्चर है, इसे हम कोशिश करेंगे कि अब जो लेक्चर्स आएंगे हमारे वो 1 घंटे 1.5 घंटे के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर आक्रमण स्टार्टिंग का जो युग माना जाता है वो एक संघर्ष का युग माना जाता है। सिंध पर आक्रमण देखेंगे, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण देखेंगे, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखेंगे। सिंध पर आक्रमण की जो घटना है वो 712 AD में। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मोहम्मद बिन कासिम है। फिर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है 1175 से 1206 AD में। इनका डेट आपको याद रखना है, बिकॉज ये डेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अगर उनकी बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो अरबों का आक्रमण जो है उसके 2 कारण माने जाते हैं। एक धार्मिक कारण माना जाता है और एक आर्थिक कारण माना जाता है। इन्हें भी मैं लिख देती हूं ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाए। भारत पर अरबों का आक्रमण जो है उसके 2 कारण माने जाते हैं। अभी हम अपनी स्लाइड्स पर आएंगे, स्लाइड्स आपके लिए लगी हुई हैं। एक है धार्मिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। मेरी राइटिंग बड़ी बेकार है तो राइटिंग में नहीं जाइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में तो आ जाती होगी ये राइटिंग। धार्मिक कारण का मतलब क्या देखा जाता है कि इस्लाम धर्म का ऐसा माना जाता है कि जो अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया, उसका मेन कारण ये था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। साथ ही में आर्थिक कारण भी, भारत जो है वो, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ बहुत ज्यादा धन था। तो ऐसा माना जाता है कि लोग जो हैं, यहाँ जो अरब वासी आए वो प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में धन संपदा प्राप्त करना, अब वो धर्म का प्रचार करना है। भारत में आए तो उसके 2 कारण थे कि इस्लाम धर्म का चलो भैया प्रचार प्रसार भी कराएंगे और कुछ लूटपाट भी मचा लेंगे, जिससे धन इकट्ठा हो जाएगा। तो और दूसरे देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अरबों का जो आक्रमण है भारत में, वो प्रथम आक्रमण
अरबों का प्रथम आक्रमण सिंध के क्षेत्र में हुआ था। ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अरबों का प्रथम आक्रमण, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरबों का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध के क्षेत्र में हुआ था। ये छोटे छोटे फैक्ट्स लिखते जाइएगा। और यूपीएससी के साथ साथ बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस भी देते जाया करिए, काफी हेल्पफुल। यहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट तो देखिए पूछा ही जाता है, लेकिन काफी सारी चीजें मैच करते हुए पूछ ली जाती हैं और स्पेशल नहीं पूछा जाता। जैसे यूपी स्पेशल बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बिहार स्पेशल बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ये एग्जाम भी आप लोगों को देते रहना चाहिए। सिंध का जो शासक था, सिंध का शासक कौन था? सहसी था। आपको नाम याद रखना है, सहसी था। यहाँ पे साहसी मत कर लीजिएगा, सहसी था उसका नाम। अब ये सहसी था, लेकिन उसके बाद अब जो सहसी था ये कौन सा धर्म फॉलो करता था? शूद्र था, लेकिन फॉलो कौन सा धर्म करता था? बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ह्वेनसांग कहते हैं। ह्वेनसांग ये कहते हैं कि सिंध का जो शासक था वो सहसी था, जो कि अगर जाति के बेसिस पे देखा जाए तो वो शूद्र था, लेकिन बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्मावलंबी था। सहसी का मंत्री जो था वो चच था। मंत्री की कहानी हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? अब जैसे ना सिंध के शासकों के बारे में देखते हैं कि सिंध के कौन कौन से शासक रहे। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो कहानी समझने में आपके मदद करेंगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगी, वैसे हमें और किसी से मतलब नहीं है, ओनली हमें दाहिर के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली दाहिर के बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मेडिवल हिस्ट्री बोरिंग लगती होगी या नहीं आती होगी, तो उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो पहले हम उनकी फर्स्ट जो शासक होता है वो होता है सहसी। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है, सहसी के बाद जो सहसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद चच शासक बनता है। अब ये सहसी का चच कौन था? चच जो था ये मंत्री था, लेकिन अब इसके डेथ के बाद इसका कोई इतना उत्तराधिकारी योग्य नहीं था, तो चच जो है वो शासक बन जाता है। और चच के बाद नेक्स्ट शासक जो बनता है वो बनता है चंद्रा। अब ये चंद्रा कौन था? ये चच का ब्रदर था। अब देखिए यहां से जो है ये कौन सी ये फैमिली टाइप जो शासकों में जो फैमिली रूल टाइप था वो अब हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? चच के बाद कौन शासक बन रहा है? चंद्रा बन रहा है, जो कि उसका ब्रदर था। अब चंद्रा के बाद नेक्स्ट कौन शासक बनता है? दाहिर बनता है। अब दाहिर कौन था? दाहिर जो था वो चंद्रा का पुत्र था, यानी सन था। अब दाहिर के शासन काल में ही मोहम्मद बिन जो कासिम था ना, वो भारत पर आक्रमण करता है। तो कहानी हमें क्या देखनी थी? दाहिर की ही देखनी थी। ये जो थी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमें क्या याद रखना है? दाहिर को याद रखना है। लेकिन उससे पहले हमें कहानी जो थी वो जाननी जरूरी थी। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी अब ये कहानी। अब दाहिर के टाइम पीरियड में ही जो मोहम्मद बिन कासिम था वो क्या करता है? आक्रमण करता है सिंध पर। ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहानी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जिस समय दाहिर जो था ये सिंध का सिंध का शासक बनता है, उसी समय श्रीलंका के शासक जो थे उन्होंने क्या किया था? इराक के गवर्नर अल हज्जाज को खलीफा के लिए जहाज पर काफी सारे क्या भिजवाए थे? उपहार भिजवाए थे। अब जब उपहार भरकर भिजवाए थे तो होता क्या है कि वो जो जहाज जा रहा था वो सिंध के क्षेत्र से निकलकर जा रहा था। तो जो देवल के जो लुटेरे थे उन्होंने क्या किया? जहाज को लूट लिया। देखिए घटना जो है ये घटना बता रही हूँ कि आखिर घटना जो युद्ध होने से पहले की स्थिति जो थी वो क्या उत्पन्न होती है। दाहिर मान लेते हैं कि दाहिर जो था ये सिंध का शासक था। इसे मैं एक बार और बताती हूँ। दाहिर सिंध का शासक था। अब यहाँ पे कहानी क्या होती है? श्रीलंका का शासक। किसके लिए गिफ्ट भेजता है? इराक के गवर्नर अल हज्जाज। गिफ्ट, ये क्या भेजता है? गिफ्ट भेजता है। किसके लिए? अल हज्जाज के लिए।
अब अल हज्जाज जो था ये क्या था, इराक का गवर्नर था। अब जब इराक, अब ये श्रीलंका से, तो श्रीलंका का जो रास्ता था ये इराक जाने के लिए खलीफा जहाज पर क्या भेजता है, उपहार भरकर भेजता है। तो जब ये जहाज जो था वो जा रहा था तो देवल के लुटेरों ने जहाज को लूट लिया था। अब सारे जो जहाज को लूट लेते हैं तो जो भी गिफ्ट वगैरह थे उन्हें क्या कर लेते हैं, हथिया लेते हैं। तो अभी इसमें अल हज्जाज जो कहता है कि भैया देखो दाहिर से, अब यहाँ पे मैटर ऑफ श्रीलंका के शासक के लिए किसका आ जाता है, डायरेक्ट अल हज्जाज और दाहिर का आ जाता है। अब अल हज्जाज जो है वो दाहिर से ये कहता है देखो भैया तुम्हारे क्षेत्र में जहाज को लूटा गया है लुटेरों के द्वारा, तो आप क्या करिए, जो भी लुटेरे हैं उन्हें दंडित करिए और हमारे जो भी गिफ्ट्स हैं वो क्या करिए, आप रिटर्न करवाइए। तो अब ये जो दाहिर है ये अल हज्जाज को कहता है, ये अल हज्जाज नॉर्मल इनसे दाहिर से कहता है, लेकिन अल हज्जाज यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो डायरेक्टली असमर्थता जता देता है। असमर्थता कैसे जता देता है, वो ये कहता है कि नहीं मैं क्या है, मैं जो है देवल के जो लुटेरे हैं उनसे नहीं लड़ सकता, असमर्थता जता देता है। तो अल हज्जाज जो है उसने क्या कर दिया, सिंध पर आक्रमण कर दिया। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसको गुस्सा क्यों आ जाता है, आप तो सोचेंगे कि भैया गिफ्ट तो जो है वो श्रीलंका के शासक ने भेजे थे, ठीक है, लेकिन गुस्सा अल हज्जाज को क्यों आ रहा है, भैया गिफ्ट तो उसी के लिए आ रहे थे ना, इसीलिए उसे क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो क्या करता है कि वहां पे सिंध में जो अल हज्जाज है वो आक्रमण कर देता है। तो पहले जो अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण कर दिए, तो पहले दो आक्रमण करता है, ये जो पहले दो आक्रमण करता है जो कि क्या होते हैं इसके, ये अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में करता है जो कि इसके असफल हो जाते हैं। लेकिन तीसरा आक्रमण करता है कब, 712 ईस्वी में। यहीं से कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में करता है जो कि सफल रहता है। तो अल हज्जाज का तीसरा आक्रमण जो था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किस ईस्वी में किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। अब जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये कौन था, इराक के गवर्नर का दामाद था और चचेरा भाई था। तो याद रखना है दामाद और चचेरा भाई दोनों था। यहां से कहानी स्टार्ट होती है इनकी, ठीक है। चलिए अब आज के अरब इलाके में अब थोड़ा सा ये जो मैंने कहानी बताई ये सब आपके नोट्स में भी है, एक बार मैं नोट से रिवाइज करवा देती हूँ। आज के अरब इलाके में मोहम्मद साहब यानी 570 से 632 एडी में एक नए धर्म की स्थापना हुई थी जिसे क्या कहा गया, इस्लाम धर्म कहा गया। कल की कहानी थी। अब एक बार जो मैंने कहानी बताई अभी आप लोगों को ओरली लिख के वो सारी आपके नोट्स में भी एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। एक नए धर्म की स्थापना की गई जिसे इस्लाम धर्म कहा गया। क्या कहा गया, इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म नया नया धर्म बना था तो लोगों ने चाहा कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, इस पूरी दुनिया भर में लोग इस धर्म को पूरी दुनिया भर में जाने, फॉलो करें कि क्या कहानियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि के देशों में किया गया। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो सिंध पर आक्रमण किया गया था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किया गया था, यानी अरब साम्राज्यवाद जो था, अरब साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यहाँ पे ये कोशिश की गई कि अरब साम्राज्यवाद को क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे जो लोग हैं जो सही ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कहानियां हैं, तो वो क्या करें, फॉलो करें। इराक के मुस्लिम गवर्नर हज्जाज के शासनकाल में ही सैनिक जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण करने की वजह मैंने स्टोरी जो है वो आपको अभी समझाई। इसी समय सिंध का जो शासक था वो कौन था, जब ये मोहम्मद बिन कासिम जो है कहां पर, सिंध पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय सिंध का जो शासक था वो कौन था, वो दाहिर था। इस आक्रमण का तत्कालिक कारण जो है वो ऐसा माना जाता है
कि देवल बंदरगाह पर इराकी यात्रियों के जो जहाज थे उनको क्या है, समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया था। जो मैंने अभी कहानी बताई कि श्रीलंका के शासक ने क्या किया, जो उन्हें श्रीलंका की जो गिफ्ट्स जो वगैरह थे वो भिजवाए गए, तो उन्हें क्या है, इराकी यात्रियों ना जहाजों द्वारा, समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल, मुल्तान सहित सिंध के जो क्षेत्र थे इन सभी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो अब जब मोहम्मद बिन कासिम ये दाहिर जो था वो असमर्थता जता देता है, तो अब यहाँ से एक्ट में आता है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल का क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र और साथ ही में पूरा सिंध का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था। साथ ही में भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में भी इस्लाम धर्म का जो आगमन ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पीरियड से ही हुआ। लेकिन सिंध पर अरब का जो प्रभाव है वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, ऐसा माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है कि इस्लाम धर्म का ज्यादा टाइम तक नहीं रहा क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो वापस चला जाता है और उसकी हत्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था इसने काफी सारे आक्रमण किए। अब वो कौन कौन से आक्रमण किए, उन आक्रमणों को हम देख ले, फिर देखेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या क्या हुए भारत में। इसमें एक स्लाइड जो है वो उसकी भी लगी हुई है। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं अरबों तुर्कों के आक्रमण की, तो उसे हम कल के उसमें देखेंगे। आज का जो हमारा सेट हमें देखना है वो यही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनमें कौन कौन से आक्रमण जो है वो किए गए थे। ये आपके ऑलरेडी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देवल, फिर था नेरून, फिर था सहवान, फिर था राओर। ये सारे सिंध के क्षेत्र थे जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जीते गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बृहत्तरणावाद, फिर आता है आलोर, और फिर आता है मुल्तान। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जो थे वो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे, उन्हें हमें देख लेना चाहिए। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम के अभियान पहला जो था ये देवल का अभियान था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते से आते हुए जब ये इसे बुलाया जाता है इराक के गवर्नर द्वारा, अल हज्जाज द्वारा, तो ये क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो था ये मकरान के रास्ते होते हुए सर्वप्रथम पहला एरिया ही पड़ता था, सिंध का फर्स्ट एरिया ही पड़ता था देवल। तो इस पर क्या करता है, ये आक्रमण कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में ही जो मोहम्मद बिन कासिम था वो देवल के बंदरगाह पर पहुंचता है और पूरा बंदरगाह था, पूरा जो देवल का इलाका था बंदरगाह वाला, उसे घेर लेता है, जिससे जो दाहिर का भतीजा था वो क्या करता है, उससे बहुत ज्यादा युद्ध तो करता है लेकिन वो जीत नहीं पाता है। वो जीत इसलिए नहीं पाता है क्योंकि यहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग था ना, वो ब्राह्मण वर्ग ही इसके दाहिर के जो भतीजे था, दाहिर के भतीजे का साथ नहीं देते हैं। जो यहाँ के ब्राह्मण थे सिंध के, वो किसके साथ मिल गए थे, मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिल जाते हैं, जिसमें पहली ही जीत जो है वो देवल में किसकी होती है, मोहम्मद बिन कासिम की होती है। उसके बाद नेक्स्ट
अभियान करता है वो नेरून पे। देवल से जो है मोहम्मद बिन कासिम आगे के इलाके में बढ़ता है, जो कि पड़ता था नेरून की ओर बढ़ता है, लेकिन नेरून में वो क्या कर देता है, खुद ही अधीनता स्वीकार कर देता है, वो युद्ध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नेरून का जो इलाका था वो बौद्ध भिक्षुओं का इलाका था और वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। वो उनके सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर देता है, वो बौद्ध भिक्षुओं के सामने कहता है कि नहीं, मैं आपसे जो है वो युद्ध, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने देखिए उसका क्या बिगाड़ा हुआ है, वो एक साधु संत है, सभी के लिए प्रे करते हैं, सभी के लिए सोचते हैं, तो इसलिए वो उनके साथ जो है वो युद्ध नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट वो एरिया में बढ़ता है, जहां पे नेक्स्ट एरिया पड़ता था सहवान का एरिया। इसमें दाहिर का चचेरा भाई जो है वो माजरा शासन कर रहा था। तो सहवान का शासक कौन था? माजरा। इसमें नेम थोड़ी सी ऑड है, लेकिन आपको याद रखना है सहवान का जो शासक था वो माजरा था। यहाँ पे जो है ये थोड़ा बहुत जो माजरा है वो पहले मोहम्मद बिन कासिम का विरोध करता है, लेकिन जब उसे फील हो जाता है कि वो उससे मोहम्मद बिन कासिम से जीत नहीं पाएगा, तो वो इसके सामने क्या कर लेता है, अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसे बहुत आसानी से जो है मोहम्मद बिन कासिम को जीत हासिल हो जाती। अभी यहाँ पे याद रखिएगा नेरून में उसने जो है किसी बुक में आपको निरून भी मिलता है, ये जो है ये नेरून, ये किसी बुक में निरून भी मिलता है। तो यहाँ पे ये घबराने वाली बात नहीं है, नेम जो है ये थोड़ा सा इधर उधर होते रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है राउर। अब ये राउर जो है ये जो सहवान की विजय है, सहवान की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था ये सिंध नदी पार करके, अब जो राउर का जो इलाका था ये सिंध नदी के इधर वाला इलाका था, जिसमें वो दाहिर क्या है, दाहिर ये अब डायरेक्टली जो है ये दाहिर पर आक्रमण करता है, जिससे दाहिर जो है वो बहुत ज्यादा चकित रह जाता है कि इतनी यहाँ के इलाके तक ये देवल नेरून सहवान से जीत कर ये यहाँ तक आ गया है, रावोर तक आ गया है, और जिसके कारण वो अपनी सेना के साथ भागकर क्या कर लेता है, ये जो है ये शरण ले लेता है। अब जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच में, अब यहीं पे जो मेन युद्ध है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर का, वो राउर के क्षेत्र में ही होता है। कब होता है? 20 जून। किसी बुक में अगर डेट आपको और भी इधर उधर मिले तो डेट के लिए परेशान नहीं होना। 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध होता है, जिसमें अंततः युद्ध में जो दाहिर था उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दाहिर के मृत्यु के बाद भी, अब जो उसकी दाहिर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ विधवा हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ थी उसके बाद भी उसकी वाइफ ने युद्ध किया, वो अधीनता नहीं स्वीकार करती है। और उसकी विधवा, उसकी जो वाइफ का नाम था वो रानबाई था। तो रानबाई जो है ये रावर के किले की सुरक्षा करती है, लेकिन जब उसे फील हो जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना बहुत बड़ी है और वो उसे स्वीकार, उसके सामने जो है वो युद्ध नहीं लड़ सकती है, तो वो अपनी रक्षा जब नहीं कर पाती है तो वो क्या कर देती है, जौहर प्रथा का पालन करती है। किसका पालन करती है? जौहर प्रथा का। उम्मीद है कि जौहर प्रथा जो है वो आप सभी को पता ही होगी। यानी इसमें जो रानी थी वो अपने सम्मान के लिए क्या करती है, अग्नि कुंड में, जलती हुई अग्नि में उसमें कूद करके क्या कर लेती है, अपनी जान दे देती है। तो वो क्या करती है, जौहर प्रथा का पालन करती है। तो यहाँ पे इसे हम ये देख सकते हैं कि उस लेडी के जज्बे के लिए देख सकते हैं कि जिसका पति जो है वो मारा गया है, लेकिन फिर भी वो अधीनता स्वीकार करने की बजाय, डरने के बजाय क्या करती है, यहाँ पे एक शान से लड़ना पसंद करती है और एक अपना जो कह सकते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रहणतावाद। अब ब्रहणतावाद में दाहिर का बेटा था जय सिंह, ठीक है, रानबाई और उसका दाहिर का बेटा था जय सिंह, वो यहाँ पे शासन कर रहा था। अब यहाँ पे माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम और जय सिंह की सेनाओं के बीच में भी काफी ज्यादा युद्ध होता है, जिसमें लगभग जब यहाँ पे जो ये युद्ध होता है किसके बीच, जय सिंह के और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 20,000 लोग जो थे वो इस युद्ध में मारे गए थे। और गाइस ये जो जनसंख्या होती है ना, ये छोटी मोटी जनसंख्या नहीं होती है, ये बहुत बड़ा रेशियो है। 20,000
लोग जो है वो किस युद्ध में मारे जाना, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के पिता होते हैं, यानी सभी के रिलेशंस होते हैं। तो ये 20,000 लोगों के घरों से कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है वो जा रहा होता है। तो इसमें जय सिंह जो है ये अब इसमें जो फाइनली जो जय सिंह जो था वो हार जाता है, वो युद्ध भूमि जो थी वो छोड़कर भाग जाता है, डरकर भाग जाता है, ज्यादा मुकाबला नहीं करता है। अब ये ब्राह्मणतावाद में ही मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की जो सेकंड वाइफ थी, अब ये भी ऑलरेडी विधवा हो चुकी थी, दाहिर की मृत्यु हो गई थी, लाड़ देवी। तो अब ये मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, उसकी दूसरी वाइफ जो थी लाड़ देवी, और उसकी 2 बेटियां थी लाड़ देवी की, एक थी सूर्या देवी और एक परमल देवी। तो इन दोनों को क्या, तीनों व्यक्तियों को क्या कर लेता है, मोहम्मद बिन कासिम बंदी बना लेता है। नेक्स्ट आता है आलोर, इसे कहीं कहीं आरोर भी मिलेगा आपको, ये नाम जो है कहीं कहीं आरोर भी मिलेगा। तो सिंध की राजधानी जो थी ये सिंधी आलोर, और यह जो आरोर है ये सिंध की राजधानी हुआ करती थी। इसमें रक्षा कार्य जो था वो दाहिर के दूसरे बेटे में, अब ये अलग अलग राजधानियां, क्योंकि जो दाहिर के कजन्स वगैरह हो गए जो उनके बच्चे, तो अलग अलग क्षेत्र जो है वो दे दिए जाते थे। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने इसे भी वो कर देता है, आक्रमण कर देता है और फाइनली जीत जाता है। अब नेक्स्ट एक एरिया आता है मुल्तान का एरिया, मुल्तान का देखना है एरिया। इसमें 713 में अब देखिए पूरा 1 साल होने को जा रहा है यहाँ पे। ये युद्ध जो है ये 712 ईस्वी में होता है। अब आगे बढ़ते हुए 713 ईस्वी के आरंभ में मोहम्मद बिन जो कासिम था वो सिंध का नेक्स्ट एरिया था मुल्तान की ओर बढ़ता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुल्तान विजय से यहाँ जो अब जो अरब लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा सोना प्राप्त होता है। जब वो मुल्तान की विजय कर लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा सोने की प्राप्ति होती है, जिस कारण से मुल्तान को कहा जाने लगा स्वर्ण नगरी। तो अरबों के जो अरब वासी थे उन्होंने मुल्तान को क्या कहा था, स्वर्ण नगरी कहा था। स्वर्ण नगरी का दर्जा दिया था। उसके बाद सिंध और मुल्तान विजय के अलावा जो है मोहम्मद बिन कासिम जो था वो शेष भारत जीतने की योजनाएं बनाने लगा था। अब उसे ये गुरूर होने लगा था कि उसने इतने सारे एरियाज जो है वो जीत लिए हैं, तो जो और भारत के पार्ट्स हैं, जो भारत के एरियाज हैं उन्हें जीत सकता है, उनमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो कन्नौज विजय करने के लिए अब वो जब इतनी विजय हासिल कर लेता है तो अब आगे के क्षेत्रों में बढ़ता है, कन्नौज की ओर बढ़ता है, जिसमें अबू हकीम के अधीन जो एक सेना थी, बहुत सारी घोड़ों की जो सेना थी वो भेजी जाती है। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध और मुल्तान के अलावा किसी भी क्षेत्र को जीतता उससे पहले ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती। तो ये इतिहास था मोहम्मद बिन कासिम का। अब हमें थोड़ी सी और कहानियां बची हुई हैं, उन कहानियों को देख लेते हैं फिर समाप्त करेंगे। यहां तक हमने देखा राजनीतिक प्रभाव पे कोई खास ज्यादा जो है वो नहीं, विशेषताएं जो है वो हमें नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे राजनीतिक कारण जो है वो कुछ खास नहीं थे। आर्थिक कारण जो है, अरब अभियान से भारत तथा अरब के बीच व्यापार वाणिज्य प्रारंभ हो गया था। अब अरब वासियों को लगा कि भारत में जब उन्होंने जीत भी लिया तो उन्हें डेफिनेटली आइडिया ही लग गया कि इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा सोना है। तो यहाँ से लोगों के बीच क्या स्टार्ट हो गया, व्यापार और ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब अरब के लोगों में अधिकांशता लोग यानी ज्यादातर लोग जो हुआ करते थे वो व्यापारी लोग हुआ करते थे। तो अरब के लोग क्या थे, याद रखिएगा, अधिकांशता जो है ये व्यापारी हुआ करते थे। यानी इन्होंने बहुत सारे समय तक अरब व्यापारी जो भारत के पश्चिमी तटों पर आकर इन्होंने बसना भी प्रारंभ कर दिया था। अब जो लोग जो थे वो बहुत ज्यादा फायदा देख रहे थे तो उन्होंने यहाँ आके बसना भी स्टार्ट कर दिया। फिर अरब वासियों ने यहाँ आकर सिंध में जो है वो खजूर की कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो अगर आर्थिक प्रभाव में आप देखिए या देखें कि इंडिया में जो खजूर है वो पहले नहीं उगाया जाता था, इंडिया में खजूर नहीं होता था। जब अरब वासी आए तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, खजूर उगाना स्टार्ट किया। अब देखो जो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक प्रभाव।
अब सांस्कृतिक प्रभाव में देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो अरबों ने भारतीय चिकित्सा, ज्योतिष और गणित आदि का लाभ उठाना बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्ट कर दिया था। अगर सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो देखिए चिकित्सा, ज्योतिष और गणित जो था वो इंडिया में बहुत ज्यादा उसमें था। टैलेंट जो था ना, टैलेंट की इंडिया में कमी कभी भी नहीं थी, बहुत भरपूर मात्रा में था। आज का जो टैलेंट है, आज के यूथ का जो टैलेंट है वो किसमें है? इंस्टाग्राम रील्स में है, टकाटक में है, टिकटॉक में है। लेकिन उस टाइम का जो यूथ था या जो लोग थे, उनका टैलेंट जो था वो चिकित्सा में था, ज्योतिष में था, गणित में था। जितनी भी बड़ी बड़ी जो वो हैं उपलब्धियां हैं वो इंडिया की हैं। यहाँ पे काफी सारी जो महत्वपूर्ण भारतीय पुस्तकें हैं उनका क्या किया गया, अरबी भाषा में तुर्की आए तो उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में क्या किया, अनुवाद किया। साथ ही में उन्होंने बैतुल हिकमा पुस्तकालय जो बगदाद था उसमें क्या किया, इन्होंने अनुवाद करवाया। साथ ही में यहीं से जीरो, दशमलव, त्रिकोणमिति आदि का ज्ञान जो है वो अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंचता है। तो यूरोप का अगर जो देखिए, यूरोप में ये जो ज्ञान पहुंचा था ना, वो इंडिया से डायरेक्टली नहीं पहुंचा यूरोप में। कहाँ पहुंचा? अरबों ने, अरब वासियों ने आक्रमण किया भारत में। जब वो यहाँ पे आए, रहने लगे, पहले ट्रेड की स्टार्टिंग हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने जब देखा कि यहाँ फायदा हो रही है तो उन्होंने यहाँ पर बसना स्टार्ट किया। और उसमें हम देखते हैं कि अरब वासियों ने फिर उसके बाद खेती करनी स्टार्ट हुई, कुछ अलग अलग खेतियां। उसके बाद फिर जो यहाँ का ज्ञान था वो उन्होंने दूसरी जगहों तक पहुंचाया। तो अरबों के माध्यम से ही यूरोप में यह ज्ञान पहुंचा था। और इसी के थ्रू अगर हम देखें तो एक नई संस्कृति जो है वो डेवलप हुई थी, या फिर वहां के जो लोग थे, भारत की एक नई संस्कृति जो है वो इस्लाम से परिचित हुई। पहले जो था यहाँ पे इस्लाम धर्म नहीं था, तो इस्लाम धर्म किस प्रकार से आया, क्या कहानी हुई, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये जो है आज का जो था हमें टॉपिक रखना था वो यहीं तक रखना था। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो 7 PM पे भी हम ये वाली क्लास रख लेंगे, ताकि कल से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर पाए। वरना कोई बात नहीं, कल हम तुर्कों का आक्रमण देखेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत देखेंगे। तो डेली आप लोग 3 PM पर क्लास जो है ये ज्वाइन कर लिया करिए। कोशिश मैं ये करूंगी कि डेली ये क्लास जो है ये 3 PM पर डेली रहे, रेगुलर बेसिस पे रहे, और जल्द से जल्द आप लोगों का ये जो मेडिवल हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए। तो बने रहिए, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद।